हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर। आज जो बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर ब्रिक जो है स्टोन हम ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, ब्रिक कंप्लीट करेंगे आज। और आइए चलते हैं ब्रिक्स पर। चलिए देखिए, ब्रिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड आर टू टाइप्स। ठीक है, ब्रिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, ट्रेडिशनल एंड स्टैंडर्ड। ओके, अब ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड। ट्रेडिशनल ब्रिक कौन सी होती है? ऐसी ब्रिक जिसका BIS के अनुसार कोई साइज फिक्स ना हो, ट्रेडिशनल कहलाएंगी। ठीक है, और जिसका साइज फिक्स हो स्टैंडर्ड कहलाएगी। और स्टैंडर्ड में दो होती हैं, एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक विदाउट मोटर। मोटर मतलब मसाला, सीमेंट सीमेंट से बालू आलू मिलाते हैं ना, वही एग्रीगेट मोटर बोलते हैं उसको। उसका साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। इसमें दिया mm में, तो 190 90x90 mm। एंड नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक विद मोटर कितना होगा? 20x10x10। मैं जो बोल रहा हूँ वो सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें आपको दिया है mm में। गुड, सही है। कन्वेंशनल साइज क्या होता है? कन्वेंशनल साइज होता है, पूछा जा सकता है इसे, 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कंट्री ब्रिक और फील्ड ब्रिक एक साइज। फील्ड ब्रिक में भी हम लोग जैसे साइज लेते हैं इंचेस में, 9 इंच, 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, ये भी साइज होता है कन्वेंशनल में अगर इंचेस में लेते हैं तो। और चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिक्स को 5 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। ठीक है, और ओवरब्रेड ब्रिक अभी आगे देखें। पहले क्या है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास। एंड फोर्थ इज पिल्ला ब्रिक। एंड फिफ्थ इज ओवरबर्न ब्रिक, जिसे झामा ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसमें याद करने की चीज़ कौन कौन सी है मैं आपको सिर्फ हाईलाइटेड कर देता हूँ। जो हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, 24 घंटे तक पानी में डुबोकर रखा जाए तो स्वयं के ड्राई वेट का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और स्वयं के सेचुरेटेड वेट का 16% से अधिक नहीं होना चाहिए। ड्राई वेट का 20% और सेचुरेटेड वेट का कितना है? 16%। ओके, आइए नेक्स्ट। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो कैसा साउंड आना चाहिए? मेटेलिक। ठीक है, एंड ब्रिक का शेप और साइज प्रॉपर होना चाहिए, टेक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक समान दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और पूरी पकी होनी चाहिए एक समान रूप से। ये होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। लेकिन सेकंड क्लास ब्रिक में क्या है? पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्राई वेट का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, 22। ठीक है, और इसकी मिनिमम क्रैशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? 7 न्यूटन पर mm²। इसकी कितनी थी? 10.5 न्यूटन पर mm²। अगर kg पर सेंटीमीटर में करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो भी कौन सा साउंड आएगा? मेटेलिक साउंड आएगा इसमें भी। ओके, और ये थर्ड क्लास ब्रिक में थर्ड क्लास ब्रिक है। इसमें क्या करेंगे? 24 घंटे तक पानी में डुबोकर रखा जाए तो स्वयं के ड्राई वेट का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसकी क्या है? थर्ड क्लास ब्रिक की 3.5 न्यूटन पर mm² या 35 kg पर सेंटीमीटर²। अगर इस दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो कैसा साउंड आएगा? इसमें थर्ड क्लास ब्रिक में आएगा डल साउंड। ठीक है, देखिए इसमें पूरे एक समराई दे दिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। स्ट्रेंथ क्या है? 105 kg पर सेंटीमीटर², 70-35। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन ड्राई वेट दिया है इसमें 20, 22 एंड 25। साउंड दो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मेटेलिक साउंड आना चाहिए और थर्ड क्लास में डल साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक अकॉर्डिंग टू IS 1077। और ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, ऑन फील्ड प्रैक्टिस
फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड किया गया है वो 3.5 से लेके 35 मेगा पास्कल तक किया गया है। देखिए ये जो क्लासिफाइड किया गया है, यहाँ से एक मिनट पीछे कर देते हैं। देखिए ये जो क्लासिफाइड किया जाएगा पूरा कौन सा है, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। 35, 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 3.5। ओके, ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। एंड बेसिस ऑफ टाइप के अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाइड किया जाता है। सॉलिड ब्रिक होगी, परफोरेटेड होगी, हॉलो होगी, सेलुलर होगी। एंड बेसिक ऑफ यूज़ के अकॉर्डिंग भी है। कॉमन ब्रिक जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, फेसिंग ब्रिक जो किसी भी स्ट्रक्चर के फेसिंग में लगाई जाती है, और इंजीनियरिंग ब्रिक। इंजीनियरिंग का मतलब ये है यहाँ पे कि उसकी सारी चीज़ें, जैसे मेटलिक साउंड आना चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए, ठीक है, पूरा ओवर प्रिंट ना हो, मतलब एकदम पूरी तरीके से पकी होनी चाहिए, है ना। तो दिस इज ए इंजीनियरिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक का मतलब क्या है, जिसके कॉर्नर्स शार्प हों, ठीक है, शार्प हों, और जब सामने से लगाएंगे हम लोग, दीवार पे लगाते हैं ना, तो सामने से दिखता है तो अच्छा देखिए, गड्ढे गुड्डू ना हो उसमें, है ना, प्लेन हो। तो ये चीज़ होती है फेसिंग ब्रिक। कॉमन ब्रिक नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके मतलब बेसिस ऑफ यूज़ के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। एंड बेसिस ऑफ टाइप्स के सॉलिड, परफोरेटेड, हॉलो, सर्कुलर। सॉलिड ब्रिक नॉर्मल, परफोरेटेड ब्रिक ये होती है जिसमें होल्स होते हैं, और हॉलो ब्रिक में थोड़े होल्स ज़्यादा होते हैं, बस बड़े बड़े होल्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है IS कोड 1077 के अनुसार 12.5 क्लास तक की ब्रिक को वाटर एब्जॉर्प्शन क्लास कैपेसिटी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाइयर क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी पूछ ले सकता है कि 12.5 क्लास तक की जो ब्रिक है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हाइयर क्लास ब्रिक्स यानी कि 12.5 से अधिक मेगा पास्कल्स वाली जो ब्रिक्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रिक मैसनरी में काम आने वाली ब्रिक्स की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो ब्रिक मैसनरी में काम आती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm²। ओके। फोर्थ, पिल्ला ब्रिक। ये ब्रिक कम पकी होने के कारण अच्छी स्ट्रेंथ को नहीं होती है, इसलिए इस ब्रिक्स का उपयोग मैसनरी वर्क के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओवरबर्न्ड ब्रिक, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 35 से 35 kg पर सेंटीमीटर² तक होती है, जिसे झामा ब्रिक भी बोलते हैं। ये ज़्यादा पकी होने के कारण ये अपनी स्ट्रेंथ हाई होती है इसकी, और इसका क्या है, ब्रिक का उपयोग मैसनरी वर्क के लिए नहीं किया जाता। इन ब्रिक्स को तोड़कर ब्रिक ब्लास्ट या ब्रिक एग्रीगेट बना लिया जाता है, ठीक है। एंड कुछ कंटेंट, यूजफुल एंड हार्मफुल कंटेंट इस ब्रिक सॉइल। जब ब्रिक सॉइल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंटेंट हम मिलाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ईंट बनाने के लिए शेल या एलुवियल सॉइल का उपयोग किया जाता है। कौन सी सॉइल का, एलुवियल सॉइल का, ठीक है। और एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई, कौन सा था, ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, ओके। चलिए पहला है सिल्का। सिल्का की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 से 60% तक होनी चाहिए। और ये किसके लिए, इसकी एडवांटेज क्या है, ईंट की शेप को बनाए रखता है। किसके लिए, ईंट की शेप को बनाए रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और रॉ ब्रिक्स में श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग को रोकता है। क्या करता है, श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग को रोकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज है उससे ज़्यादा अगर हम उसको मिला दिया जाए, मतलब एक्सेस में मिला दें, एक्सेस का मतलब इस परसेंट से अधिक मिला दें, तो क्या होगा, ईंट में लॉस ऑफ कोहेजन दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और ईंट पकने के बाद किस नेचर की हो जाएगी, ब्रिटल नेचर की हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है अपना एल्यूमिना। अब एल्यूमिना कितने परसेंट हम मिलाते हैं, 20 से 30% मिलाते हैं, ठीक है। एल्यूमिना क्या है, ईंट मिट्टी में सिल्का के बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, एल्यूमिना की होती है, 20 से 30%। इसका एडवांटेज क्या है, एल्यूमिना का मुख्य कार्य होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। जो प्लास्टिसिटी का गुण होता है क्ले में,
उसको डेवलप करता है, ठीक है। और ईंट की शेप आसानी से ढाला जा सकता है। जब प्लास्टिक होगी तभी तो उसके शेप में उसे ढाला जाएगा। ओके, डिसएडवांटेज एक्सेस होने पर ब्रिक में श्रिंकेज एंड वार्पिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। लाइम क्या है, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, एडवांटेज क्या है इसका, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, और सिलिका को कम टेम्परेचर पर बर्न करने में मदद करता है, ठीक है। सिलिका को कम टेम्परेचर पर ही जलने में मदद करता है। और डिसएडवांटेज क्या, अगर 5% से ज़्यादा मिला दिया जाए तो ईंट पकते समय अपनी शेप खो देगी। शेप खोने का मतलब है ये शेप जो ऐसी है एकदम, तो वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। एंड नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, 5 से 6% के बीच होता है। ये लाइम, आयरन ऑक्साइड भी लाइम की तरह फ्लक्स का कार्य करता है, और ये रेड कलर, सबको पता है आयरन ऑक्साइड रेड कलर इंड्यूस करता है, ठीक है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईंट मिट्टी में परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाती है तो ईंट का कलर डार्क ब्लू या ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड की मात्रा परमिसिबल लिमिट से कम रह जाए तो ईंट येलो। अगर इसकी मात्रा कम रहेगी तो कैसा कलर हो जाएगा, येलोइश। एंड अगर ज़्यादा होगी तो ब्लू या ब्लैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कोड दिए गए ऊपर 10-10-77 है, जो किसके लिए है, कॉमन बर्न क्ले ब्रिक के लिए, ब्रिक स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। और 3102 है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले, 3495 है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। एक कलर है ब्राउन कलर, जब लाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्राउन कलर इंड्यूस होता है। और ब्लैक कलर मैग्नीज और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, ठीक है, ब्लैक कलर होगा। और ये वही है कि आयरन ऑफ एक्सेस प्योर के लिए रेड हो जाएगा। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। एंड मैग्नीशिया अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया ईंट मिट्टी में मैग्नीशिया की मात्रा श्रिंकेज को कम करती है, तथा यदि ईंट मिट्टी में मैग्नीशिया की मात्रा अधिक हो जाए तो इसका कारण ईंटों का गलना डिके ऑफ ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। एल्कलीज क्या है, सोडा एंड पोटास के रूप में उपस्थित होते हैं, फ्लक्स का कार्य करते हैं। अब पहली बात तो एल्कलीज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए तो ईंट बर्न होते समय अपनी शेप खो देती है, तथा हाइड्रोस्कोपिक नेचर से के होते हैं ये। एल्कलीज की अधिकता के कारण क्या होता है, अगर एक्सेस कर दिया तो इन्फ्लोरेंस हो जाता है, क्या, इफ्लोरेसेंस, ठीक है। दिस इन्फ्लुएंस दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ईंट मिट्टी में से हार्मफुल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। पेबल्स कंकड़ पकड़ मतलब जो कंकड़ टुकड़े होते हैं, ठीक है, अगर उसमें ईंट मिट्टी में अगर उसमें आ गए, ठीक है, तो ईंट पकते टाइम क्या होगा, जब वो तो जल जाएंगे, है ना, जब वो जल जाएंगे और तो उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। जलने की छोड़ो, जब उसे मिक्स करते हैं पगमील में, जब उसे मिक्स करेंगे, जो हम मतलब मिट्टी बनाएंगे, क्ले बनाएंगे, तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सेस नहीं हो पाएगी, एक अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, ईंट तोड़ते समय प्रॉपर साइज में नहीं टूटती है फिर, ठीक है। पेबल्स का ये है। और वेजिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर होंगे तब मिट्टी में क्या होगा, जब वो जलेंगे तो वे गैस उत्पन्न करेंगे। ईंट अगर बना के हमने रख दी, भट्टे में डाल दी, यानी किल्न में रख दी है, तो क्या होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे तो वो जलेंगे तो वो गैसेस छोड़ेंगे। जब गैस छोड़ेंगे, गैस निकलेगी वहाँ से, तो क्या करेंगे, वो गैस निकलने की कोशिश करेंगे। जब निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्रैकिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वही है, ईंट मिट्टी में इनकी उपस्थिति होने से ईंट पोरस और वीक क्वालिटी की हो जाती है। पोरस का मतलब वाइट्स हो जाते हैं। वाइट्स तब होंगे जब उनकी गैस निकलेगी। गैस निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए, तो आप वाइट्स हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ब्रिक अर्थ में तो वीक क्वालिटी की हो जाती है, ठीक है। एंड ब्रिक अर्थ में सैंड, सिल्ट, क्ले की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सैंड की मात्रा 35 से 45, सिल्ट और क्ले सेम होनी चाहिए 20 से 35, ठीक है। नेक्स्ट इज ईंट मिट्टी में सिल्ट क्ले की कुल मात्रा 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और लिक्विड लिमिट
25 से 38% तक होनी चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक इंडेक्स 7 से 13%। ये MCQ क्वेश्चन है, दोनों नोट के। चिल्ड्रन के लिए की परसेंट कितनी 50% होनी चाहिए, लिक्विड लिमिट 25 से 38% और प्लास्टिक इंडेक्स 7 से 13%। चाइना के लिए एग्जाम्पल ऑफ क्योलिनाइट, MCQ है, ये याद रख लीजिए। चाइना के लिए किसका एग्जाम्पल है, क्योलिनाइट का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए ईंट बनाते हैं हम लोग ना। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चर ब्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ के लिए, फिर मोल्डिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर बर्निंग करेंगे, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ किलिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड पे जाएंगे। तो मान लीजिए आप हैं साइड पे गए, यहाँ से ऊपर की जो लेयर होती है, ऐसा नहीं करते हम लोग कि गए और साइड मतलब खेतों में गए या जहाँ भी गए साइड पर, और ऊपर जो मिट्टी थी उठा के ले आए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 200 mm तक हटा, ऊपर की जो मिट्टी होती है जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 200 mm, ये लंबाई जो है 200 mm तक हटा देंगे। फिर उसके बाद ये मिट्टी नीचे की लेके आएंगे। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए नहीं किया जाता। ऊपर की जो उसे अनसॉइलिंग कहते हैं। डिगिंग किसे कहते हैं, जो हम 200 mm हटाने के बाद ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी खोदी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं डिगिंग। कितना लेते हैं, 600 से 1200 mm के टीले के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको साफ आप करेंगे, क्लीनिंग करेंगे कि कंकड़ पत्थर, वेजिटेबल मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी हो तो उसमें निकाल देंगे, पेबल्स, स्टोन पीसेस, ग्रास रूट्स वगैरह जो भी होती हैं, ठीक है। फिर उसकी बेहतरिंग होने के लिए उसको रख देंगे, ठीक है। उसकी बेहतरिंग होगी, फिर क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। और मतलब बेहतरिंग की हुई मिट्टी को लूज़ कर लिया जाता है, और इसके बाद यदि कोई इंग्रेडिएंट ऐड करना हो तो इसके टॉप पर ऐसे स्प्रे कर दिया जाता है। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना होता है तो कहाँ करते हैं, ब्लेंडिंग में, ठीक है। जब ब्लेंडिंग करेंगे तब ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परिंग। इस प्रोसेस में मिट्टी की प्रॉपर टेम्परिंग की जाती है ताकि मोल्ड में आसानी से ढाला जा सके, मतलब बहुत अच्छे से मिलाया जाता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं। और ये टेम्परिंग होती किसमें, पग मिल में करते हैं हम लोग, ठीक है। आजकल पग मिल का यूज़ हो रहा है। एंड पग मिल क्या है, डेली 15,000 से 20,000 ईंटों की मिट्टी तैयार कर देती है। टोटल हाइट लगभग 2 मीटर। ये हाइट वाइट नहीं पूछेगा, ठीक है। उसको मोल्डिंग, फिर मोल्डिंग कैसे करेंगे। चलिए, हमने मिट्टी बन गई, तैयार हो गई, सब अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए उसमें, और पग मिल में भी बहुत बार घुमा लिए, बढ़िया से मिला दिए, एकदम बढ़िया मिट्टी बन के हमारी तैयार होगी। अब क्या करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे। या तो हम अपने हैंड से मोल्ड कर दें या अपने हाथों से बना दें, मतलब जो एक सांचा होता है, मोल्ड होता है, उसके द्वारा बना दें, या फिर मशीन मोल्डिंग कर दें। मशीन मोल्डिंग में आजकल ज़्यादातर इतना मतलब टेक्निकल हो गया है, तो क्या ज़्यादातर मशीन मोल्डिंग ही करते हैं। और अभी मशीन मोल्डिंग में क्या होती है, वायरिंग के थ्रू पीसेस कटते जाते हैं ईंटों के, ठीक है। और क्या है हैंड मोल्डिंग, और देखिए हो गया। हैंड मोल्डिंग में क्या करते हैं, इसका साइज 8 से 12% के मध्य बड़ा होता है। हैंड मोल्डिंग के लिए जो मोल्ड होता है, जब हम हाथ से गए, ऐसा होता है नहीं हाथ से बना देंगे ईंटें, उसका कोई सांचा होगा, सांचे में ही तो रखेंगे, और वो जो सांचा होता है वो 8 से 12% लगभग बड़ा होता है, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, एक लकड़ी का बना होता है, एक स्टील का बना होता है। लकड़ी वाला किससे बना होता है, शीशम की लकड़ी से, ठीक है, और स्मॉल प्रोडक्शन स्केल पर किया जाता है। और स्टील मोल्ड कब यूज़ करेंगे, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो। स्टील मोल्ड बनाने के लिए 6 mm थिकनेस की स्टील प्लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाता है स्टील मोल्ड से बस, और ये वुडन मोल्ड से थोड़ा सा इससे कम हो जाता है, स्टील मोल्ड से कम टाइम लगता है। तो स्टील मोल्ड से ज़्यादा टाइम लगता है किसमें, वुडन मोल्ड में, सॉरी। अब हैंड मोल्डिंग में ब्रिक बनाते समय मोल्डिंग ऑफ ब्रिक 2 प्रकार से की जाती है, एक स्लोप मोल्डेड ब्रिक, एक सैंड मोल्डेड। अगर हम उसमें अंदर की सतह पर पानी का यूज़ कर रहे हैं तो स्लोप मोल्डेड ब्रिक, अगर सैंड का यूज़ कर रहे हैं तो सैंड मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। ब्रिक की टॉप सरफेस पर बनाया गया डिप्रेशन पोर्शन फ्रॉग, इसकी डायमेंशन होती है, जो फ्रॉग बनाता है ना, जैसे देखिए ये ईंट है, ईंट पे देखा होगा, या तो ऐसे ऐसे बना रहता है खांचा टाइप, है ना। वो उसका साइज़ क्या होता है, लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1 to 2 सेंटीमीटर। ब्रिक बनाते समय फ्रॉग बनाने के लिए उपयोग में लाया गया लकड़ी का पीस स्टॉक बोर्ड कहलाता है। एंड प्रॉपर फिल करने के लिए उपयोग में लाया गया लकड़ी का टुकड़ा। अब जैसे देखिए ईंट थी, ये सांचा है, इसके ऊपर ईंट मतलब मिट्टी भर दी, अच्छे से भर दी। अब ऊपर कुछ एक्सेस मिट्टियाँ जो होती है ना,
जो ऊपर एक्सेस मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक बोर्ड से मोल्ड ईट प्रॉपर फिल करने के लिए उपयोग में लाया गया लकड़ी का टुकड़ा क्या कहलाता है, स्ट्राइक बोर्ड। ठीक है। और ब्रिक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए उपयोग में लाया गया लकड़ी का टुकड़ा पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड, स्ट्राइक बोर्ड एंड स्टॉक बोर्ड, सब समझ में आ गया। ब्रिक मैसोनरी में प्रयोग की हमेशा टॉप सरफेस पर रखा जाता है और ब्रिक मैसोनरी में फ्रॉग का मुख्य कार्य दो लेयर के मध्य प्रॉपर की जॉइंटिंग बनाने के लिए होता है। जो फ्रॉग होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, प्रॉपर की जॉइंटिंग। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लिखेंगे कि ऑनर का नाम लिखने के लिए, ऑनर का नेम के लिए जो कि उसमें लिखा रहता है, जैसे एस के पी के जो भी मतलब जिस नाम से भट्टा होता है वो लिखा रहता है। हाँ तो बस ऑनर्स का नाम लिखने के लिए। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले हम यही लगाएंगे प्रॉपर की जॉइंट। चलिए ईंट बन के तैयार हो गई और ईंट हमारी अभी अंदर भट्टे में नहीं गई है, बाहर रखी है। तो देखिए जब ईंट बनाएंगे तो उसमें मॉइस्चर तो होगा ना, ईंट बना ली, मॉइस्चर है उसमें। अब हम क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। और कैसे सुखाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली भट्टे में लेके रख दो पक जाएगी, नहीं। अगर हम एकदम से उसमें हाई टेम्परेचर देंगे तो ईंट हमारी ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हैं। वो हमारी पहले हम क्या करते हैं, धीमे 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 उसको, जैसे हम मतलब दो तरीके से करते हैं ड्राइंग करेंगे, या तो नेचुरल प्रोसेस कर दो। नेचुरल प्रोसेस कैसे होता है कि गए दीवार बना दी हमने उसी कच्ची ईंट की, ऐसे रखी ऐसे रखी, मतलब इसमें ऐसे रखेंगे कि हवा आराम से आती जाती रहे, समझे। ये छेद ऐसे ईंट रखी, फिर यहाँ ये गैप छोड़ दिया, बन नहीं पा रहा है सही से लेकिन आप समझ जाइए, ठीक है। और देखिए ये जो होल्स बच रहे हैं ना, ये इनसे हवा जो है एयर होगी पास होगी, ठीक है। ये इस तरीके से हम ईंट्स को रख देते हैं और आराम से 3 से 10 दिन में आराम से इतना ड्राई हो जाए कि सिर्फ उसमें मॉइस्चर कंटेंट 2% रह जाए, ठीक है। अगर हमारे पास सरफेस नहीं, मतलब जगह नहीं है कि हम ऐसे ईंट को रख सकें, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब उससे कम किसी भट्टे में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, और फिर वो 3 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर में जितने में बर्न करना है वो उस पर रख देते हैं जाके, कि हाँ अब रेडी है ईंट पकने के लिए, तो उसे रख देते हैं। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ड्राइंग ऑफ ब्रिक में क्या है, घटकर 2% ना रह जाए तब तक इसको सुखाएंगे। 2 होते हैं, नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या है, एयर ड्राइंग प्रोसेस, और आर्टिफिशियल में क्या है, ड्राई टनल हॉट चैनल का उपयोग किया जाता है। लेकिन ईंटों को सुखाते समय टेम्परेचर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें टाइम लगता है 1 से 3 दिन और इसमें लगते हैं 3 से 10 दिन। ओके। अब चलिए ईंट सूख गई, अब क्या करते हैं, पकाते हैं उसको, चलिए आइए भट्टे में चलते हैं, पकाते हैं। ईंटों को बर्न करते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और ईंटों का डिहाइड्रेशन कितने टेम्परेचर पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिहाइड्रेशन कितने टेम्परेचर पर होता है, ये होता है 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ऑक्सीडेशन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कितने पे होते हैं, 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑक्सीडेशन 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, डिहाइड्रेशन 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना होता है 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए अब किसी ना किसी में तो पकानी है हमें, या तो काल यानी पजामा में या फिर भट्टे में। भट्टा मतलब किल। अब क्लैंप क्या है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है ये, ओके। ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा हमको, जो क्या होता है 15 डिग्री टिल्ट होता है। देखिए ये टिल्ट मैंने मैप बना के रखा है, सॉरी, ये ग्राउंड सरफेस है, ये 15 डिग्री टिल्ट होता है। यहाँ क्या होता है, ईंधन घास फूस जो भी मतलब उपलब्ध रहता है उस जगह पर, यहाँ ब्रिक्स लगा देंगे। ये ब्रिक्स लगी है यहाँ पे, ये ब्रिक्स, फिर घास फूस, फिर ब्रिक, फिर घास फूस, फिर ब्रिक, फिर घास, ऐसे करके इसको बनाते हैं।
है ना। तो ये होता है हमारा क्लैंप यानी पजामा। इसमें टाइम कितना लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ ब्रिक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती है ब्रिक की, ठीक है। देखिए क्लैंप एंड और किल भट्टे 2 तरीके के होते हैं, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है जो 12 महीने काम करते रहे, और इंटरमिटेंट का मतलब है जो अपने किसी सीजन पर बंद हो जाए, ठीक है, फिर नए सीजन पे स्टार्ट हो, सीजन वाइज सीजन चले। कंटिन्यूस किल कौन कौन से है, बुल ट्रेंच, हाफ मैन एंड टनल। बुल ट्रेंच, हाफ मैन एंड टनल, दिस इज ए कंटिन्यूस किल्स। चलिए नेक्स्ट, देखिए दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, और दोनों ही कंटिन्यूस किल हैं, बुल ट्रेंच एंड हाफ मैन, ठीक है। इनको देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ग्राउंड के ऊपर बना होता है और ये ग्राउंड के नीचे बना होता है, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी इसकी 3 लाख से 12 दिन में 3 लाख ईंट प्रोवाइड करेगा, और ये एक सीजन में 40 लाख। परसेंटेज ऑफ गुड स्मॉल मतलब गुड क्वालिटी की ईंट इसमें कम प्राप्त होगी और इसमें ज़्यादा प्राप्त होगी, किसमें, हाफ मैन में, ठीक है। हाफ मैन में ज़्यादा प्राप्त होगी और बुल ट्रेंच में कम। और इसमें एक चीज़ और है जो कभी कभी पूछ लेते हैं, जो बुल ट्रेंच है, अरे यार भाई साहब, हाँ, जो बुल ट्रेंच है उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए और इसके लिए कम जगह चाहिए। ये सुटेबल यदि ब्रिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मानसून सीजन, सुटेबल एक ब्रिक रिक्वायर्ड इन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलता है ये, और ये सिर्फ मानसून सीजन में। चलिए पजामा और भट्टे दोनों को क्लासिफाइड करते हैं। क्लैंप में क्या है, 20,000 ईंटें बर्न की जा सकती हैं, और इसमें एज पर डे 25,000 कर सकते हैं। एक दिन लगता है इसको जलने में, और 12 दिन लगते हैं ठंडे होने में, और इसको 2 से 6 महीने लग जाते हैं। तो इसको कौन यूज़ करेगा भाई, सब भट्टे यूज़ करेंगे ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, और कम ईंटें भी मिल रही हैं, इसमें ज़्यादा ईंट मिल रही है, टाइम भी कम लग रहा है, लेकिन हाँ कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है इसमें। देखिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें वो फ्यूल जो है पजामा में हम जो हमारे आसपास अवेलेबल रहता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, लकड़ियाँ टूटी वगैरह जो कुछ होती हैं, मतलब जो पास में मिल जाए तुरंत की तुरंत, कुछ भी हो बस ईंधन कर जल जाए, तो वो वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं किल में कि कोयला मतलब जो कोयला वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हाई, तो इसीलिए इसमें कॉस्ट आ जाती है हमारी हाई। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक प्राप्त होती है, इसमें 80 से 90% फर्स्ट क्लास ब्रिक प्राप्त होगी, ठीक है। इसमें आग पे कोई कंट्रोल नहीं है और इसमें कंट्रोल है, ठीक है। ये तो हो गए वो अपने भट्टे से, चलो ईंट भी आ गई और पक भी गई, ईंट आ गई, अब घर पे आ गई हमारे, मतलब घर पे क्या भट्टे से निकल आई, वहीं भट्टे पे पड़ी है। तब क्या करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिक, ब्रिक की क्वालिटी चेक करते हैं। ब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए निम्नलिखित इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। देखो 2 ईंट निकाली, आपस में टकराई, रिंगिंग या मेटेलिक साउंड आना चाहिए, ठीक। 1.5 मीटर की हाइट से हार्ड सॉइल पर गिराया जाए तो ईंट ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ब्रिक को तोड़ने पर टेक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। एक IS कोड है 3495 जो किसके लिए होता है, वो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के लिए होता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं ब्रिक का आके कि कैसी कैसी आई हैं और क्या क्या सही है, बढ़िया ईंट है कि बेकार है ना। डायमेंशन चेक करेंगे, 20 ईंट लगा दी हमने लाइन से, 20 ईंट लगाएंगे हम लाइन से, ठीक है। और इसकी लेंथ चेक करेंगे, तो इसमें जो टॉलरेंस आना चाहिए वो कितना है, मतलब जो टॉलरेंस आना चाहिए वो कितने तक का होना चाहिए, टॉलरेंस ±8 सेंटीमीटर, और विड्थ पे ±4 और ±4 हाइट पे भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, डायमेंशन टेस्ट। फिर करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, सबको पता है फर्स्ट क्लास की कितनी है, सेकंड क्लास की कितनी है, थर्ड क्लास की कितनी है, ओके। अब ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पहले ब्रिक की सरफेस पर उपस्थित जो फ्रॉग होता है ना, उसमें सीमेंट मोटार रेशियो कितना लेते हैं, सीमेंट मोटार का जो हम यूज़ करते हैं 1:1 से भर दिया जाता है। ब्रिक को टेस्ट करने से पहले 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखते हैं तथा ब्रिक की सरफेस पर अर्थात फ्रॉग में मोटर भरने के बाद 72 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंस टेस्ट क्या है,
भाई देखा होगा आपने, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं ईंट पे, देखा होगा वाइट वाइट मतलब चूरा चूरा सा होता है, ठीक है, तो वही होते हैं वाइट पैचेस, और वही कहलाता है हमारा इन्फ्लोरेंस कहलाते हैं, ठीक है। एंड अब इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर आपकी ईंट नो सरफेस इज कवर्ड बाई वाइट पैचेस तो नील, ठीक है। अगर 10% ईंट का जो सरफेस है उसका 10% वाइट पैचेस हैं तो ईंट की इन्फ्लुएंस कितनी है, स्लाइट होगी। 10 से 50% हो तो मॉडरेट, 50 से ज़्यादा हो तो हैवी, अगर 50 से ज़्यादा हो और मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो वाइट पैचेस, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, तो सीवियर, यूज़ ही नहीं करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे इसको, एक बार यूज़ कर लेंगे। नील एंड स्लाइड के लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन टाइम सबको पता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक में 20%, सेकंड क्लास ब्रिक में 22%, थर्ड क्लास ब्रिक में 25%, और किसका, ड्राई वेट का, ब्रिक के ड्राई वेट का, ठीक है। अब चलो बीमारी पता कर लेते हैं, ईंट में बीमारियां भी लग जाती हैं भैया, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, ज़्यादा पक गई, सेप खो दी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, है ना। ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक मतलब ज़्यादा बर्नट हो गई है, ठीक है, सेप उसका बदल गया है और कलर भी बदल गया है। ब्लैक कोर, जो काले काले स्पॉट से देखते हो ईंटों में, वही होते हैं ब्लैक कोर। अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक, कम पकी हो, ज़्यादा पकी नहीं, मतलब पूरी तरीके से पकी नहीं है ईंट, अभी उसमें स्ट्रेंथ आई नहीं है, ठीक है, तो वो बोलेंगे अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक। चप्स क्या है, चप्स जैसे कि ईंट निकली बाहर, गरम गरम ईंट है और निकली, उस पर बारिश गिर जाए, बारिश आ जाए, तो बारिश पड़ने पर जैसे पानी पड़ेगा उस पर, तो क्या चप्स निकल आएंगे, थोड़ी फूल जाती है इधर उधर से, तो वही कहलाते हैं चप्स। एंड स्पॉट्स क्या है, स्पॉट्स हुआ है जो, जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने ईंट्स में कुछ येलोइश करके, इस येलो और ब्लैक करके स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, मतलब जो उसका प्रॉपर कलर होता है रेडिश वो नहीं रहता है, कुछ दाग से धब्बे पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्पॉट्स। इन्फ्लोरेंस आपको बता चुके हैं क्या है। और नेक्स्ट कुछ होता है ये चेक्स एंड क्रैक्स, जब लाइम के लम्ब, जब एक्सिस ऑफ लाइम हो जाता है क्ले ब्रिक में, तो पानी की वजह से जब उसमें पानी पड़ता है तो क्या होता है, उसमें लम्ब्स निकल आते हैं, ठीक है, तो वही है चेक्स एंड क्रैक्स बोलते हैं उसको। अब ब्लोटिंग क्या है, जब ईंट फूल जाती है, कहीं कहीं देखी होगी तुमने ईंट का साइज थोड़ा सा फूला हुआ सा लगता है, फूला हुआ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं, ओके। ये कुछ पॉइंट है। इफ़ क्लास ऑफ ब्रिक इज लेस देन 12.5, अगर 12.5 से छोटी है, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है वो 12.5 से छोटा है, तो क्या कर देंगे, ये तो अभी पढ़े थे ना, वाटर ब्रिक नॉट मोर देन 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, और 12 पॉइंट से ज़्यादा वाले के लिए 15%। शेप ऑफ ब्रिक अच्छी होनी चाहिए, मतलब बुलनोज ब्रिक, काउनोज, कोपिंग। बुलनोज में क्या है, यदि किसी ब्रिक की एक एज राउंड कर दी जाए, जैसे कि ये हमने राउंड कर दी, राउंड हो गई है, ये राउंड, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, बुलनोज। काउनोज में क्या है, यदि किसी ब्रिज की 2 एज राउंड कर दी जाए, मतलब ऐसी ईंट होगी, तो क्या हो गया, काउनोज। कोपिंग, ओपन टू एटमॉस्फेयर वर्ल्ड में टॉप पर लगाई गई स्पेशल टाइप्स की ब्रिक कोपिंग कहलाती है। कोपिंग का मतलब क्या है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, जो टॉप पे लगाते हैं, जैसे हमने दीवार बना दी, ठीक है, अब दीवार के टॉप पे ये हमने एक ईंट लगा दी यहाँ पे राउंडेड पूरी, दिस इज ए कोपिंग ब्रिक। देखो ये राउंडेड एंडेड ब्रिक थी, वही कोपिंग ब्रिक कहलाते हैं। कॉर्निस ब्रिक इस साइज की ऐसी होती है। काइंड ब्रिक, जो मतलब इधर से भी कटी हो, इधर से भी कटी हो, दिस इज कैंट ब्रिक। परफोरेटेड, जिसमें होल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, और डबल कैंट में दोनों तरफ से काट दो थोड़ी थोड़ी। बुलनोज, ये होगी हमारी हॉलो ब्रिक, ठीक है। इसमें देखिए हॉलो ब्रिक में क्या है, इन ब्रिक्स को सेलुलर ब्रिक या कैविटी ब्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इन ब्रिक्स में वॉल थिकनेस 20 से 25 mm के मध्य होनी चाहिए, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो दीवार की थिकनेस है 20 से 25 mm के बीच होनी चाहिए,
इन ब्रिक्स का वेट सामान्य ब्रिक की तुलना में 1/3 तक रिड्यूस हो जाता है। जो हॉलो ब्रिक हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उस पर स्ट्रक्चर का लोड ज़्यादा ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। और ये हीट प्रूफ भी होती हैं, साउंड प्रूफ भी होती हैं और डैम्प प्रूफ भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परफोरेटेड। यदि ब्रिक्स में सिलेंड्रिकल होल्स कर दिए जाएं, सिलेंड्रिकल मतलब गोल गोल होल यार, कर दिए जाएं, तो इस तरह की ब्रिक्स परफोरेटेड ब्रिक कहलाती है। इन ब्रिक्स में वॉल थिकनेस मिनिमम 50 mm तथा दो होल्स के मध्य डिस्टेंस 10 mm के कम नहीं होना चाहिए। लाइट वेट स्ट्रक्चर या मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही चीज़ है, इसको भी उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको भी वही यूज़ कर सकते हैं मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो जाए उसलिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 24 घंटे मतलब 24 घंटे में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी। कैसिंग स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है, 7 न्यूटन पर mm², यानी 70 kg पर सेंटीमीटर²। फायर के लिए क्या है, फायर के लिए टेराकोटा को ही फायर के लिए बोल देते हैं, जिसकी टाइल साइज बनती है ना वही होती है। हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और फायर क्ले में दो मुख्य अवयव होते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। रिफ्रैक्टरी विक्स जो भट्टियों में यूज़ करती हैं और ये हाइयर टेम्परेचर रेजिस्ट करती हैं, तो वो बोलते हैं रिफ्रैक्टरी विक। और ये वाटर एब्सॉर्प्शन इनका 4 से 10% के मर्जी होता है। ये काफ़ी मतलब इनकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और ये फायर रेसिस्ट भी होती हैं। 20 to 22 न्यूटन पर mm² मिनिमम क्रेसिंग स्ट्रेंथ है इसकी। रिफ्रैक्टरी विक के 3 टाइप है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक में क्या है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, 65 से 75% तक होगी। ओके, एसिडिक में। और बेसिक में क्या है, सिलिका, इस ब्रिक में 95 to 97% सिलिका था, 5% दूसरी सिलिका। सॉरी बेसिक में क्या है, ऐसे बॉयलर या चिमनियाँ जिनमें क्षारीय प्रभाव उपस्थित हो तो उनके अंदर की सरफेस पर लाइनिंग करने के लिए इन ब्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, मैग्नेसाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक एंड बक्साइट ब्रिक। न्यूट्रल, ऐसे बॉयलर चिमनी जिनमें अम्लीय और क्षारीय प्रभाव उपस्थित नहीं रहते तो उनके अंदर की सरफेस पर लाइनिंग हम इन ब्रिक से कर सकते हैं, जैसे क्रोम ब्रिक, स्पाइनल ब्रिक, फॉरेस्टाइट ब्रिक, हाई एल्यूमिना ब्रिक। ओके, चलिए यहाँ तक हमारा मतलब ब्रिक कंप्लीट हो गया है। एंड इसके भी एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेंगे अगले सैटरडे संडे को। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।